वेलकम गाइस। अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वन शॉट करने वाले हैं। ये वीडियो 25 मिनट्स में आपको एकदम कंप्लीट रिवीजन देगा। इसमें एनसीईआरटी के हिसाब से सारा टॉपिक को कवर किया है मैंने। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारा जो वेबसाइट है www.physicsbyamanwar.com उसको आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग पढ़े थे कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वह उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता था ना। और किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q। जैसे +1 कूलम चार्ज है, अगर इसको इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट तक लाने में जितना हमको वर्क करना पड़ेगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। पोटेंशियल बराबर क्या होता है? वर्क डन भागा चार्ज। इसका यूनिट अगर हम लोग देखेंगे तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा? वोल्ट ना। अच्छा, और इसका अगर डायमेंशन देखेंगे तो डायमेंशन इसका होता है ml² T−3 A−। ठीक है, इसको ध्यान रखना। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही हमारा क्या है? पोटेंशियल दिए गए पॉइंट का। अच्छा, एक बात और हम लोग समझेंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई चार्ज को अगर डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होता है कि जो वर्क डन होगा वो पाथ पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ पे एक चार्ज है Q1, एक चार्ज Q2, यहाँ एक चार्ज है Q3, और अगर हम लोग इस Q चार्ज को यहाँ से उठा करके इस P पॉइंट से उठा करके इस R पॉइंट तक जो लेकर के आएंगे तो उस दौरान जो हमको वर्क करना पड़ेगा, जैसे ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज सब इसको रिपेल कर रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज को, ये तीनों चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, तो हमको जबरदस्ती इसको यहाँ से जो यहाँ तक लाएंगे तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो हम जो वर्क करेंगे इस चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ तक लाने में, ये पाथ पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे लाएं, चाहे ऐसे लेकर के आए, चाहे ऐसे लेके आए, उससे मतलब नहीं है। पोजीशन में जो चेंज आया है सिर्फ उसी पर निर्भर करता है हमारा क्या? वर्क डन। ठीक है, वर्क डन जो होता है किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्प्लेस करने पर, वो निर्भर करता है सिर्फ क्या चीज पे? चेंज इन पोजीशन पर, पाथ पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बात करें कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगर कोई Q चार्ज है, ठीक है, इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पर यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं KQ बाय क्या? R। इसमें चार्ज को जो है वो साइन के साथ रखना है, विथ क्या? साइन। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो उससे R डिस्टेंस पे यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो -KQ बाय R। इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो इस केस में अगर जो ग्राफ होगा पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो दूरी बढ़ाने पे पोटेंशियल घटेगा, तो दूरी बढ़ाने पे पोटेंशियल घटेगा, तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा। अच्छा, इसी में अगर मान लिया जाए कोई निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज का कहानी अलग होता है। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल है और यहाँ क्या है? डिस्टेंस। यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल है, इसमें ऐसा ग्राफ हो जाता है। अगर हम लोग डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा? जैसे अगर ये -8 है तो घट के -6 होगा, फिर -4, -3 या 2 ऐसे करके, तो निगेटिव में घटना एक प्रकार का बढ़ना हो गया ना। -8, -6, -4 इस प्रकार से ग्राफ हो जाता है। फिर बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल अगर इस तरह से -Q चार्ज +Q चार्ज है तो इसके वजह से ये कोई रैंडम पॉइंट है थीटा एंगल पर, तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल पूछेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल होता है कितना? PK cos θ/r² ना। इसी में अगर मान लिया जाए एक में एक्सियल पोजीशन पे पूछ दिया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पूछ दिया, तो बस हम लोग उसके लिए क्या कर देंगे? थीटा का मान 0 डिग्री कर देंगे, तो cos यहाँ 0 करेंगे, cos 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा PK बाय क्या? R²। अगर हमको इक्वाटोरियल पोजीशन पे पूछा, कहाँ पे? इक्वाटोरियल पर अगर पूछेगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा 90 जैसे होगा तो हम लोग cos 90 क्या होता है? 0, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। तो इक्वाटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल 0 होता है, और एक्सियल पोजीशन पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कितना होगा? PK बाय R²। अच्छा ठीक है, आगे समझते हैं। उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, जैसे कि अगर मान लिया जाए ढेर सारा चार्ज हो, ठीक है, जैसे एक चार्ज है यहाँ, एक चार्ज है यहाँ, एक चार्ज है यहाँ, ठीक है, और हमको यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो हम लोग क्या करेंगे? इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर R1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R3 है, तो हमको इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा, इस P पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो सभी चार्ज के द्वारा आएगा। अगर मान लिया कोई निगेटिव चार्ज है तो सब के कारण जो पोटेंशियल आएगा उसको जोड़ देंगे। जैसे इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल KQ1 बाय क्या? R1, प्लस इसके कारण यहाँ पे KQ2 बाय क्या? R2। इसके कारण ये निगेटिव है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस में KQ3 बाय क्या? R3। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, सीधा डायरेक्ट निकाल के जोड़ देना है।
अच्छा, पोटेंशियल ड्यू टू अ कंडक्टिंग सेल, तो कंडक्टिंग सेल के बारे में हम लोग पढ़े थे, कोई कंडक्टर है अगर, ठीक है, तो और इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है, मान लो प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है और इसका रेडियस है कैपिटल आर। एक बात ध्यान रखना है, इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाय कैपिटल आर ना। ये स्फीयर ऐसे बिहेव करता है जैसे मानो सारा चार्ज सेंटर पे रखा हो, तो पॉइंट चार्ज जैसा काम करता है। तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना, के क्यू बाय कैपिटल, के का मान 9 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स कांस्टेंट, आर हो गया क्या, रेडियस, क्यू क्या है इसका, चार्ज। अच्छा ठीक। और एक बात, कंडक्टिंग स्फीयर का ये खासियत होता है कि अंदर में हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में अगर ऐसे बोल दिया कि सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट ना। कंडक्टर है अगर, तो अंदर में हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, या किसी भी रैंडम पॉइंट को उठाएंगे तो यहां भी पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर। अगर क्वेश्चन में बोलेगा यहां पे सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा, 10 ही वोल्ट होगा, चाहे ये सॉलिड हो या फिर हॉलो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, आगे समझेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, वी वी वी। अच्छा, इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी हम लोग समझे थे। पहला क्या प्रॉपर्टी समझे थे कि वर्क डन वाला एक समझे थे ना, वर्क डन इसमें 0 होता है। अगर किसी चार्ज को क्या करेंगे, प्लस क्यू चार्ज को इस पॉइंट से खिसका के इस पॉइंट तक अगर लेकर के जाएंगे, तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस वो 0 होता है। किसी भी अगर चार्ज को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस पे खिसकाएंगे तो उसके द्वारा तो हमारा जो वर्क डन होगा वो 0 हो जाता है, ठीक है। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। और इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक खासियत होता था कि अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सीधा ये क्या होता है, एकदम परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर। अगर मान लिया जाए इधर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इधर क्या है, जेड एक्सिस है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ है, ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे खड़ा वाई जेड प्लेन में होगा। कभी भी ध्यान दे, क्वेश्चन में बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किधर होगा, वाई जेड में। एक्स को छोड़ देना, वाई जेड आंसर मार देना। अगर बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ है, तो बाकी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किधर, एक्स जेड। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उधर वाला लाइन को छोड़ दो, दूसरे प्लेन में इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता है। तो ये सब चीज कुछ कुछ खास बात होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। सबसे खास बात ये है वर्क डन 0 वाला। अच्छा, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। फील्ड एंड पोटेंशियल क्या हम लोग रिलेशन पढ़े थे, E इक्वल टू क्या होता है, माइनस dv बाय dr ना। एनसीईआरटी में माइनस dv बाय dl करके ऐसे करके लिखा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल बटे डिस्टेंस। अच्छा, और भी अगर पॉइंट चार्ज सब के लिए भी ये सब रिलेशन E इक्वल टू v बाय r टाइप का ये सब रिलेशन भी हम लोग कर सकते हैं। ये सब भी हम लोग पढ़े। E इक्वल टू v बाय d भी हम लोग पढ़े हैं काफी बार। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल बटे डिस्टेंस, जैसे इसका फॉर्मूला होता है ना के क्यू बाय क्या आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है के क्यू बाय आर, तो ये आर नीचे चला जाएगा तो बात तो बराबर हो जाएगा ना। तो दोनों ये रिलेशन सही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल बटे आर। ये चीज तो पढ़े हैं। एक और रिलेशन पढ़े हैं हम लोग, क्या चीज पढ़े हैं कि ये डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा, ये भी हम लोग पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट और ये दोनों के बीच का एंगल, ये वाला एक रिलेशन पढ़े। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूनिफॉर्म है तब, यूनिफॉर्म है तब। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, इफ ई हमारा क्या है नॉन यूनिफॉर्म, तब अलग फॉर्मूला होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डेल्टा आर। ये बहुत कम यूज होता है, ये ज्यादातर यूज होता है, या फिर ये यूज कर सकते हैं हम लोग। पोटेंशियल का इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिलेगा नेगेटिव साइन के साथ। अच्छा, ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो पोटेंशियल में जो चेंजेस आएगा, और ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन का अंदाजा लगता है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे, कॉपी में एक बार होगा, थोड़ा सा रिपीट करके देखना उसको। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर ढेर सारा, जैसे मान लीजिए एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, तो दोनों चार्ज के बीच में r दूरी है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, k q1 q2 बाय क्या r, यही पोटेंशियल एनर्जी होता है। अच्छा, इसी में अगर मान लिया जाए एक चार्ज है यहाँ पे q1, एक चार्ज यहाँ पे q2, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा, दोनों अगर अपोजिट साइन का चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगा, निगेटिव, k q1 q2 बाय क्या r, दोनों अपोजिट साइन है तो ठीक है। अच्छा, अब इसी में एक बात और, अगर मान लिया जाए इस तरीके से अगर दिया रहे, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है q1, एक चार्ज है q2, एक चार्ज है q3, यहाँ है क्या q4, ये डिस्टेंस है r r r r। अब इस पूरा सिस्टम का हमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो सबका पेयर लगाते थे, याद करो, पहले इन दोनों का पेयर लगाएंगे ना, पोटेंशियल एनर्जी बराबर k q1 q2 बाय क्या r, प्लस फिर इन दोनों का पेयर लगाएंगे k q2 q3 बाय क्या r, फिर इसका पेयर लगाएंगे k q3 q4 बाय क्या r, फिर इसका पेयर लगाते थे। कितना पेयर बनेगा ये कोई बता सकते हैं,
6 पेयर बनेगा। निकालने का उसका कोई एक फॉर्मूला भी होता है, के Q1 Q4 बाय आर। कोई बता सकते हैं तो बताया जाए। अच्छा, फिर इसके बीच का के Q1 Q3 अब बाय क्या, ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना है R√2। फिर इसके बीच का के Q2 Q4 है। अच्छा, Q4 अब बाय क्या, ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना R√2, इस तरीके से है कि नहीं। इसमें जो नंबर ऑफ पेयर जो बनता है, जैसे मान लिया ट्रायंगल दे दिया इस तरीके से, तब यहाँ एक Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ क्या है Q3, ठीक। तब तो उसमें तो 3 गो पेयर निकलेगा, ठीक है। इसका नंबर ऑफ पेयर का शायद फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू क्या चीज, n इंटू n माइनस 1 बाय 2, ये नंबर ऑफ पेयर। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 गुना 4 माइनस 1 3, 4 तिया 12/2 यानी 6, ठीक है। ये नंबर ऑफ पेयर जो बनेगा वो उसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसी में आगे और हम लोग बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अगर एक सिंगल चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल तो अलग अलग होगा। जैसे यहां पर कोई एक चार्ज रख दिए Q, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है V1, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी इन Q चार्ज बराबर कितना होगा, Q इंटू V1, चार्ज गुना उस पॉइंट का पोटेंशियल, ये पोटेंशियल और ये क्या है चार्ज। कोई भी चार्ज को अगर V पोटेंशियल वाले पॉइंट पर अगर रख देंगे तो उस चार्ज में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, वो चार्ज गुना उस पॉइंट का पोटेंशियल ना, यानी कि U बराबर Q इंटू V, Q इंटू क्या V। ये एक तो छोटा सा टॉपिक ध्यान रखना है, Q इंटू U बराबर QV, पोटेंशियल एनर्जी बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल। अच्छा, आगे समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। अगर मान लिया जाए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पे अगर कोई चार्ज रख दिए, यहां पे Q1 है और यहां पे क्या है Q2 है, दो चार्ज है, ठीक है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल है V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V2, दोनों के बीच की दूरी है R। तो अब यहां पे पूरा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, तो पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे Q1 V1 प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे Q2 V2, सिंगल चार्ज का अपना अपना, प्लस इन दोनों चार्ज का जो जोड़ा है उसके बीच भी पोटेंशियल एनर्जी होता है K Q1 Q2 बाय क्या R, ऐसे करके लिखेंगे अगर हम लोग को इस प्रकार से चार्ज दिया रहेगा तो, ठीक। अच्छा, अब एक कहानी और होता है इसमें, अगर क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। अगर मान लिया जाए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डायपोल इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे माइनस Q चार्ज है, यहाँ क्या है प्लस Q चार्ज है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो किधर होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये हमारा क्या थीटा, उनके बीच का एंगल हो गया। पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे आएगा वो कितना होता है माइनस P.E, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस PE cos थीटा। यहाँ पे P हमारा क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट बीच का एंगल थीटा। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में ढेर सारा पॉइंट सब हम लोग जाने थे, ठीक है, हाँ, ढेर सारा चीज जाने थे कि पहला बात तो किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। दूसरा बात जाने थे कि कोई भी कंडक्टर अगर है, ठीक है, कोई कंडक्टर अगर है उसके अंदर में हम लोग कोई चार्ज नहीं रख सकते, कांट प्लेस ना। अच्छा, ऐसा होने की वजह से अगर मान लिया यहाँ पे एक चार्ज है, हम लोग कोई भी चार्ज अगर रखेंगे ना कोई कंडक्टर के अंदर प्लस Q चार्ज को, तो क्या होगा ना कि ये इसमें का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसको, ये जो लोहा का परत है उसका सारा पॉजिटिव को उधर धक्का मार देगा और सारा निगेटिव को अपने तरफ खींचेगा। तो क्या होगा कि सारा पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, और सारा निगेटिव ऐसे करके। ये चार्ज जो होता है, अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे ना तो सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे अपीयर हो जाता है, अंदर में चार्ज रखना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, और एक चीज, किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। अच्छा, और एक बात, कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद एक हम लोग पढ़े थे और क्या क्या चीज, कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है वो कितना होता है कंडक्टर के सरफेस पर, हाँ, ये होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नीटा वेक्टर ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो सरफेस पे क्या होगा परपेंडिकुलर।
कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले तो ये जो कंडक्टर के सरफेस पे जो चार्ज दिया हुआ प्लस क्यू, अब भागा इसका क्या एरिया ना, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज भागा क्या 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज भागा इसका सरफेस एरिया हो जाता है। अच्छा, इसमें फिर आगे और समझते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक जाने थे ना, क्या होता था एक, हाँ 5वां नंबर एक हम लोग समझे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या क्या होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कोई बताओगे? हाँ, अगर कोई कोई डिवाइस है, ठीक है, उस डिवाइस को अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हमको क्या करना होगा, उस डिवाइस को एक कंडक्टर के बॉक्स में रख देना होगा, जिसके कारण वो क्या होगा बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाएगा। किसी भी डिवाइस को अगर हम चाहते हैं जिसको की दिक्कत है बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसको हम अगर बचाना चाहते हैं बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस डिवाइस को किसी कंडक्टर के बॉक्स में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो सारा का वो डिवाइस हमारा बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से सुरक्षित रह जाएगा। अच्छा, इसमें हम लोग एक आध बात और सब चीज़ जाने थे कि कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, वो इसलिए होता है कि अगर मान लिया जाए कोई थीटा एंगल पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो हम लोग जाने थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पर होगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, जो इस इलेक्ट्रॉन सबको क्या करेगा, धक्का लगाएगा, और इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में चलने लगेगा, हीट पैदा हो जाएगा। तो बिना एनर्जी सप्लायर के हीट पैदा होना पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ एक था। फिर उसके बाद हम लोग जाने थे कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम होता है, ये भी चीज़ एक हम लोग जाने थे। कंडक्टर है अगर, तो उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल V1 V2 V3, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होता है। ये सब चीज़ अलग अलग पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन में हम लोग जाने थे कि दो प्रकार का होता है, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होता है क्या नॉन पोलर, एक होता है क्या नॉन पोलर, ठीक है। अच्छा, पोलर डाइलेक्ट्रिक जो होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, यानी कि उसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग रहता है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का डायपोल मोमेंट जीरो होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह होता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तब पॉजिटिव नेगेटिव खिसक जाएगा, तब फिर कुछ डायपोल मोमेंट देखने को मिलेगा। पोलर डाइलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल HCl हो गया, H2O हो गया। नॉन पोलर का एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और हाइड्रोजन हो गया। हाँ, ये सब टाइप का चीज सब होता है, पोलर और नॉन पोलर। और इसी में एक चीज हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। पोलराइजेशन जो होता है ना, पोलराइजेशन की बात करें अगर, तो पोलराइजेशन हम लोग बताए थे क्या होता था, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो पोलराइजेशन बराबर होता है क्या, डायपोल मोमेंट बाय क्या वॉल्यूम, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को कहते थे। और डायपोल मोमेंट प्रोपोर्शनल होता था, ये डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि पोलराइजेशन हमारा प्रोपोर्शनल होता था इलेक्ट्रिक फील्ड के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है क्या, जिसको हम लोग ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अच्छा, कभी कभी ये नया एनसीईआरटी वगैरह में थोड़ा सा चेंजेस किया इस फॉर्मूला में, ये किया है क्या कि एप्सिलॉन नॉट इनटू ससेप्टिबिलिटी, ये इनटू क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से भी दिया है। ये इसलिए है कि अगर हम लोग कोई मान लिया जाए कोई भी डायपोल के ऊपर, कोई भी डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, अगर वो एयर में ऐसा काम करेंगे तो उसके लिए एयर का को इंट्रोड्यूस किया है, एयर का परमिटिविटी। जैसे कि अगर मान लिया जाए कोई डाइलेक्ट्रिक है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, इसका प्लस माइनस एक जगह कोलैप्स कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देने से इसका प्लस माइनस अलग अलग हो जाएगा, डायपोल मोमेंट थोड़ा देर के लिए इसमें आएगा। और ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग हवा में करेंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अगर यही एक्सपेरिमेंट हम पानी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यानी कि पानी का रिलेटिव परमिटिविटी, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। पुराना एनसीईआरटी में ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है। ऐसे हमको ध्यान रखना है कि डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन निर्भर करता है क्या चीज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जितना ज्यादा तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, डायपोल मोमेंट का वैल्यू बढ़ेगा, डायपोल मोमेंट का वैल्यू बढ़ने से पोलराइजेशन का मान बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या, Q बाय V। अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस को क्या करते, कैपेसिटेंस क्या होता है, जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा, किसी भी स्फीयर वगैरह का या किसी भी कंडक्टर का, जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। तो एक बात हम लोग को समझना है कि किसी भी कंडक्टर का या कैपेसिटर का पोटेंशियल को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए हमको जितने चार्ज की आवश्यकता है, किसी भी कैपेसिटर या कंडक्टर के कैपेसिटेंस
ये कैपेसिटर या कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए हमको जितने चार्ज की आवश्यकता है वही कहलाता है क्या, उस कैपेसिटर या कंडक्टर का क्या, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज पर यूनिट वोल्ट, चार्ज पर यूनिट वोल्ट। C इज इक्वल टू क्यू बाई बी। एक स्फीयर है अपने पास जिसका रेडियस है r, ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होता था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, या फिर r बाय k हम लोग लिखते थे। k का मान क्या, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये r क्या है, रेडियस। अच्छा, अर्थ के केस में अर्थ का जो कैपेसिटेंस होता है, अर्थ के लिए C क्या होता है, 711 माइक्रोफेराड ऐसे कुछ, ठीक है। अच्छा, चूंकि इसका रेडियस इतना है, ठीक है। अच्छा चलो, इसी में अगर हमसे पूछेगा क्या कि यूरेनस जो है ना ग्रह, उसको अगर कैपेसिटर जैसा माने तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो हमारा इससे ज्यादा होगा कि कम। यूरेनस जो है यानी कि जो बृहस्पति जो ग्रह है उसका रेडियस तो बड़ा होता है ना, अर्थ से बड़ा है, तो अर्थ से बड़ा है तो उसका कैपेसिटेंस इससे ज्यादा होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा ग्रह के बारे में बोल दिया जिसका रेडियस छोटा है अर्थ से, तो उसका कैपेसिटेंस इससे क्या होगा, कम होगा। एक अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। ये हम लोग निकाले हैं कितना पे, 6400 किलोमीटर पे। आर कितना ले लिए हैं, 6400 किलोमीटर लेकर के बनाए, है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद ये कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओ चलो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरीके से दिया हुआ है, इसका ये ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये डिस्टेंस हो गया, दोनों प्लेट के बीच की दूरी, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज इस पे दिया हुआ है। इसका कैपेसिटेंस सी बराबर क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। कैपेसिटेंस किस पे निर्भर कर रहा है भाई, एरिया पे। कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, दोनों प्लेट के बीच के दूरी के, है कि नहीं। अगर हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें डाल देंगे तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एक टर्म आ जाएगा क्या, एप्सिलॉन आर ना। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक को हम लोग कैपेसिटेंस में डालते हैं, मतलब कैपेसिटर में डालते हैं, तो उसके बाद जो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाय डी, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, अगर मान लिया जाए हम डाइलेक्ट्रिक को जो डाले कैपेसिटेंस बढ़ा, तो ये डालने का सिचुएशन 2 प्रकार का हो सकता है। जिस समय हम डाइलेक्ट्रिक को डाल रहे हैं उस समय इससे बैटरी जुड़ा हुआ हो सकता है, या तो बैटरी जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। 2 सिचुएशन। अगर बैटरी जुड़ा हुआ नहीं है तब तो कोई बात नहीं, हम लोग ये जो डाले तो सिर्फ कैपेसिटेंस बढ़ गया, बात खत्म। लेकिन अगर बैटरी इससे कनेक्टेड है और तब हम लोग अगर इसमें डायरेक्ट्रिक डालेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो क्या करेगा ये, उसके बाद फिर ये चार्ज को, चूंकि बैटरी से कनेक्टेड है तो बैटरी से थोड़ा और चार्ज खींच लेगा। यानी अगर बैटरी कनेक्टेड है ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक तो उस समय चार्ज का मात्रा भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो कैपेसिटेंस सिर्फ बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। अगर मान लिया जाए कोई मेटल ही डाल दिए दोनों प्लेट के बीच में तो क्या होगा, मरकड़ी दोनों ऑफ कर दिया जाए। क्या बोले कि अगर कोई मेटल वगैरह डालेंगे या कोई भी मीडियम डालेंगे तो उससे क्या होगा, कैपेसिटेंस हमारा बढ़ेगा। एप्सिलॉन आर के आने से कैपेसिटेंस हमारा बढ़ता है। बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज जस का तस, बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज भी बढ़ जाएगा। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज का कॉम्बिनेशन और पैरेलल 2 प्रकार का होता है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन इस प्रकार से है, ठीक है, ताते समय उदय का याद आया आपको। अच्छा चलो, अगर इस प्रकार से रहेगा तो उसमें क्या करते थे, 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या होता था, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस क्या 1/C3, और भी रहेगा तो ढेर सारा करेंगे। अगर मान लिया जाए अगर सिचुएशन ऐसा है कुछ सारा आइडेंटिकल है तब, ठीक है, सारा आइडेंटिकल है अगर C तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, C/N, N गो है तो C/N। अच्छा ठीक है, अगर 2 गो रहता है तब 2 गो में कैसे बंटता है, 2 गो रहेगा तो C1 और C2 है तो इसमें क्या C इक्विवेलेंट बराबर एक फॉर्मूला बताए थे C1 C2 बाय क्या C1 प्लस C2। अच्छा, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज है जो कांस्टेंट रहता है, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। ये Q क्या रहता है इसमें सेम, और V क्या रहता है डिफरेंट ना। इसमें जो चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल अलग अलग। और पोटेंशियल का जो बंटवारा होता है वो किस प्रकार से होता है, इसमें पोटेंशियल का बंटवारा C1/C2 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q/V, यानी कि उल्टा, यानी कि V2/V1। जो कैपेसिटेंस का रेशियो होता है ठीक उसका उल्टा रेशियो में पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी कि अगर कैपेसिटेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल कम उससे जाएगा ना। ये सब चीज हम लोग पढ़े थे। फिर उसके बाद पैरेलल वाले में, पैरेलल वाले का कहानी भी कुछ इसी प्रकार से था। क्या चीज था, अगर इसमें 3 गो इस तरीके से दिया हुआ है, C1 है, C2 है, C3 है, तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए C1 प्लस C2 प्लस क्या
C3 डायरेक्ट इसमें जोड़ते थे। अगर मान लिया जाए इसमें ऐसा सिचुएशन आ जाता कि अगर एक जैसा है, सब आइडेंटिकल है, तब आइडेंटिकल है तो क्या करेंगे, एक जैसा रहेगा अगर कहां तक, n तक, C C C, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या है, NC, सबको जोड़ देंगे, C C C C C C C C क्या, NC। अच्छा ठीक, उसके बाद इसमें एक बात और, C नंबर में क्या इसमें सेम रहता है भाई, तो V सेम रहता है और चार्ज जो है वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। D नंबर इसमें जो बंटवारा होगा C1 बाय C2 वो कैसा होता है, चार्ज का बंटवारा होगा ना, C इज इक्वल टू Q बाय B, C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी कि C1 बाय C2 इज इक्वल टू Q1 बाय Q2, डायरेक्ट जो कैपेसिटेंस का रेशियो वही चार्ज का रेशियो, कैपेसिटेंस ज्यादा तो चार्ज ज्यादा खींचेगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद E नंबर में अब और तो कुछ इसमें नहीं था, हम लोग को यही सब चीज पढ़े थे ना, ये डिफरेंस ये वाला, चलो ठीक। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा हम बताए थे, एक था कि अगर मान लिया जाए छोटा छोटा बूंद मिला करके, जैसे 64 गो बूंद है, ठीक है, ड्रॉप है, और सबका इच का कैपेसिटी दिया हुआ है 5 माइक्रोफेराड, ठीक है, यानी कि ये क्या नंबर प्रत्येक का हो गया, और सबको मिला के एक बड़ा ड्रॉप बना दिए, तो बड़ा ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, यानी कि कैपिटल C, वो क्या होता है, छोटा ड्रॉप का कैपेसिटेंस इंटू n टू दी पावर 1/3, तो यानी कि ये क्या हो गया, 5 गुना 64 का पावर 1/3, यानी कि 5 गुना 64 का मतलब क्या हो गया, 4 का पावर 3, और टोटल का पावर 1/3, 3 कट गया, तो ये 4 पंचे 20 माइक्रोफेराड। इस सब टाइप का भी अगर कहीं कोई क्वेश्चन हो तो उसको हम लोग कर सकते हैं। आगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पढ़े थे हम लोग कि किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर, यानी कि Q²/2C, यानी कि क्या हो जाता है, हाफ QV, यही ना पढ़े थे, चार्ज इंटू पोटेंशियल, यही चीज होता है। उसके बाद एक चीज हम लोग जाने थे क्या लास्ट, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें तो एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, एप्सिलॉन नॉट इंटू E², ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। तो ये इस प्रकार से हम लोग टोटल का ये कर दिए। इसका अगर चाहिए होगा PDF तो या तो तुम लोग को तो ग्रुप में डाल देंगे, जो ऑनलाइन में देख रहे हैं उसके लिए वेबसाइट या लिंक दे देंगे कमेंट सेक्शन, ठीक है। बस इस प्रकार से रिवीजन हो गया।